तो नमस्कार मित्रों। और आज से हम भारत के मैदानों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो भारत के मैदानों में पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं उत्तर भारत के मैदान, और फिर हमें पढ़ने हैं तटीय मैदान। तो हम शुरू करते हैं अपना उत्तर भारत के मैदानों से। तो इंडिया के मैप में आप ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं, ये हैं उत्तर भारत के मैदान। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, तो अब हम समझते हैं उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक गहरा धंसान का क्षेत्र बना, जिसे कहते हैं फोर डीप। अब जो ये फोर डीप बना, कालांतर में हिमालयी नदियों के निक्षेपों के द्वारा इस गहरे धंसान के क्षेत्र को भरा गया, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब ये जो हमारी इंडिया की प्लेट है, ये यूरेशिया की प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कुछ ऐसा गहरा धंसान का क्षेत्र बन गया। ये हमारी यूरेशिया की प्लेट, ये इंडिया की प्लेट, और ये टकराने के कारण यहाँ पर ऐसा धंसान का क्षेत्र बन गया। अब इस धंसान के क्षेत्र को जो हमारे हिमालय हैं, उससे निकलने वाली नदियों के निक्षेपों के द्वारा हजारों सालों में भरा गया और अभी भी भरा जा रहा है। तो इन निक्षेपों के भराव के कारण यहाँ पर ये जो धंसान का क्षेत्र था, वो वर्तमान में उत्तर भारत के मैदान का रूप ले चुके हैं। अब ये जो हमारे उत्तर भारत के मैदान हैं, हम इन्हें 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, या 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है हमारे राजस्थान के मैदान, दूसरे नंबर पर है हमारे पंजाब के मैदान, तीसरे नंबर पर है हमारे ऊपरी गंगा के मैदान, तीसरे के बी पे हैं हमारे मध्य गंगा के मैदान, तीसरे के सी पर हैं निचली गंगा के मैदान, और नंबर 4 या नंबर 6 पर असम के मैदान। आपको मेरी थोड़ी आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, पर उसे आप इग्नोर करिए और हम एक एक करके इन सारे मैदानों को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राजस्थान के मैदानों को। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ये लगभग 20 से 30 डिग्री के बीच में है। अब 20 से 30 डिग्री की पेटी क्या होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिन्होंने पढ़ा है तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर हवाओं का अवतलन होता है। हवाओं का अवतलन होगा तभी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी होगी का क्या मतलब, यहाँ पे आसमान साफ रहेगा, साफ आसमान रहेगा, और ये वर्षा विहीन क्षेत्र रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अब राजस्थान के थोड़ा इतिहास की बात करें, तो इसकी जो चट्टानें हैं वो पुराना काल की हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी, इस काल में सागरीय अतिक्रमण हुआ था भारतीय प्लेट में। अब सागरीय अतिक्रमण के कारण वर्तमान राजस्थान में रेत और खारे जल की झीलें मिलती हैं, और साथ ही सागरीय अतिक्रमण हुआ तो उसमें जीवाश्म भी रहे होंगे, जिसके कारण यहाँ पे तेल और गैस के भंडार विकास हुए। तो आइए मित्रों, राजस्थान को अब थोड़ा मैप में देखते हैं। तो राजस्थान के जो मैदान हैं वो ये अरावली श्रृंखला है, इसके पश्चिम में विकसित हुए हैं, वेस्ट में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के इस क्षेत्र में सागरीय अतिक्रमण हुआ था, तो यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण और जो हमारी सिंधु नदी है, जो कि कुछ यहाँ से जाती है, उसका रूट पहले यहाँ कहीं से हुआ करता था। जैसे कि हमारी कोसी नदी है जो अपना रास्ता बदल लेती है बिहार के पास में, उसी तरह से सिंधु नदी पहले यहाँ कहीं से निकला करती थी, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्र में सिंधु के निक्षेप भी मिलते हैं। और साथ ही जो ये जो हमारी अरावली श्रृंखला है, इससे कुछ नदियाँ निकलती हैं। अब जो नदियाँ इससे वेस्ट की तरफ निकलती हैं, वो रेतीला वो रेतीली जगह होने के कारण ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, और रास्ते में ही समाप्त हो जाती हैं इनमें से ज़्यादातर नदियाँ। अब इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र है, जो ये नदियाँ जलोढ़ इकट्ठा करती हैं, तो इन नदियों के जो आसपास के ऊंचाई के क्षेत्र में जो जलोढ़ इकट्ठा है, पुराना जलोढ़, उसका उस जलोढ़ को बागार कहा जाता है।
भागार किसे कहते हैं? ये पुराने जलोढ़ के मैदान हैं। जैसे हमने खादर बांगर पढ़ा था, उसी प्रकार से राजस्थान में ये बागार हैं। अब मित्रों, ये जो हमारे बागार क्षेत्र हैं, इनमें मृदा के कुछ उर्वरक क्षेत्र भी मिलते हैं। तो जो उर्वरक मृदा के क्षेत्र होते हैं बागार क्षेत्रों में, उन्हें कहा जाता है रोही। तो बागार क्या होता है ये हमने समझ लिया, रोही क्या होता है ये हमने समझ लिया। राजस्थान की झीलों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ सागरीय अतिक्रमण हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लवणीय झीलें भी काफी ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे सांभर झील, दिगाना झील, दीदवाना झील, मकराना झील आदि। अब यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ की जो ज्यादातर नदियां हैं वो बारहमासी नदियां नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी अरावली के वेस्टर्न पार्ट से निकलकर कच्छ के रण तक आ पाती है और कच्छ के रण के पास में समाप्त हो जाती है। अब ऐसी नदियां जो सागर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज, अंतर क्षेत्रीय सरिताएं या अंतर क्षेत्रीय अपवाह। और अरावली से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती। अब ये जो साबरमती नदी है, ये हमारी जाती है अरब सागर तक। अब अगर हम थोड़ी सी अरावली रेंज की बात करें तो ये जो हमारी अरावली है, वो दक्षिण की ओर आते आते इसकी ऊंचाई बढ़ती है और उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। ये हिमालय से भी ज्यादा पुरानी पर्वत हैं, इसलिए अब ये कटे फटे ही बचे हैं, मतलब अब इनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं रह गई है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरावली दक्षिण की ओर आते हुए ऊपर उठती है, इसलिए गुरु शिखर भी इसके दक्षिणी कोने पर है। तो यहाँ पर खत्म हुए हमारे राजस्थान के मैदान। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी की ज़रूरत है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कुछ झीलों को और कुछ क्षेत्रीय नदियों को आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे उत्तर भारत के मैदानों में नंबर 2 के मैदान पर, जो कि हैं पंजाब के मैदान। तो ये जो हमारे पंजाब के मैदान हैं, ये उत्तरी मैदानों के पश्चिमी अर्ध शुष्क हिस्से में विकसित हुए हैं। तो जैसा कि हमने राजस्थान में देखा था, यहाँ पर सतही और भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है, नगण्य है। पर ये जो हमारे पंजाब के मैदान हैं, यहाँ पर भूमिगत जल और सतही जल दोनों बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। अब भूमिगत और सतही जल उपलब्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, नहीं। यहाँ पर नदियों के कारण भूमिगत और सतही जल उपलब्ध है, जबकि यहाँ पर वर्षा और वायुमंडलीय नमी बहुत कम है। वर्षा यहाँ पर लगभग 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसलिए इस क्षेत्र में सतही प्रवाह अधिक होने के कारण यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त हो जाता है। और जो हमारे भारत की हरित क्रांति थी, वो भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हुई। अब ये जो हमारा पंजाब का मैदान है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मौसमी नदियां भी हैं। तो इन छोटी छोटी नदियों के निर्माण एवं अपर्दन से भूक्षरण भी बहुत हुआ है। और आपको बता दूं, ये पंजाब में जो छोटी छोटी मौसमी नदियां हैं, इन्हें पंजाब में चो कहते हैं। तो आप इतना तो जानते होंगे कि मानसरोवर के पास से हमारी सिंधु, और यहाँ से हमारी झेलम, चिनाब, रावी, यहाँ से हमारी ब्यास और सतलज, ये नदियां निकली हैं। अब इन नदियों के जलोढ़ के कारण ही यहाँ पे हमारा पंजाब के मैदान विकसित हुए हैं। अब इन नदियों के द्वारा कुछ दोआब भी बनाए जाते हैं। तो ये दोआब कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहला बिस्त दोआब। अब बिस्त दोआब किनके किनके बीच में है? तो ये है सतलज और ब्यास। नंबर 2 पे है बारी दोआब। बारी दोआब किनके किनके बीच में है? ब्यास और रावी।
नंबर 3 पे है रेचना दोआब। ये है हमारा रावी और चिनाब के बीच में। नंबर 4 पे है चज दोआब। चज दोआब, यह है चिनाब और झेलम के बीच में। और नंबर 5 में है हमारा, इसे हम अलग लिख लेते हैं। नंबर 5 पे है सप्त सिंधु दोआब। ये सप्त सिंधु दोआब किन के बीच में है? झेलम और सिंधु के बीच में। तो ये है हमारे 5 दोआब। अब ये जो मित्रों हमारे पंजाब के मैदान हैं, यहाँ पे सतही जल से तो खेतों में सिंचाई हुई ही है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या पैदा हो चुकी है। वो क्या है कि यहाँ पे नदियों के अलावा नहर और ट्यूबवेल सिंचाई का अत्यधिक विकास हुआ है, जिसके कारण एक ओर कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अति सिंचाई के कारण जल भू स्तर में गिरावट आई है। अब भाई आप भूमिगत जल का निरंतर उपयोग करेंगे, वो भी बिना सतत तरीके से, तो भूमिगत जल का स्तर तो नीचे जाएगा ही। अब भूमिगत जल का स्तर नीचे गया, इसके इसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहले मृदा का लवणीकरण। मृदा यहाँ की लवणी हो रही है। दूसरा, जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जल भराव की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारा भूमिगत जल रहता है यहाँ पे, जब ट्यूबवेल और अन्य माध्यमों के द्वारा इसे खींचा जाता है, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, वो अपनी यहाँ पर एक परत बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब बाढ़ या किसी अन्य कारण से जब इन क्षेत्रों में जल आता है, तो ये जल नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बन चुकी होती है। तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमें अभी देखने को भी मिला है। पंजाब में बाढ़ आई थी अभी, जो करंट में भी था मामला बहुत ज़्यादा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भूमि का यहाँ पे भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हुआ है। तो ये हमारे कवर हो गए राजस्थान के मैदान, और दूसरे नंबर पे पंजाब के मैदान। अब हमारे बचे हैं ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निचली गंगा के मैदान और असम के मैदान, जो कि हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तब तक के लिए पीस आउट।